सप्तक में गाने के बावजूद रफ़ी साहब की आवाज़ बेहद मुलायम, बेहद सॉफ्ट, बेहद मखमली है। ऊपर वाला जान कर अनजान है। इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ में ताजी हवा के झोंके का सा एहसास है। खोया खोया चांद, खुला आसमान। प्यासा के बाद दादा को पता लग गया था कि अगर कोई गायक उनके सुर ताल को साध सकता है तो वो हैं मोहम्मद रफ़ी। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। अच्छा जी मैं हरी चलूं मान जाऊं ना। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफ़ी की और बंगाली और हिंदी फिल्मों के जीनियस प्रिंस म्यूजिशियन एस.डी. बर्मन की। दोस्तों, संगीतकार एस.डी. बर्मन मोहम्मद रफ़ी से उम्र में 18 साल बड़े थे, लेकिन दोनों फनकार लगभग आगे पीछे ही बम्बई आए। एस.डी. बर्मन 1944 में कलकत्ता से बम्बई आए थे, जबकि मोहम्मद रफ़ी 1945 में लाहौर से बम्बई पहुंचे थे। दोनों अपने अपने फ़न में माहिर थे, लेकिन दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मोहम्मद रफ़ी जहां एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, तो एस.डी. बर्मन त्रिपुरा के देव बर्मन शाही खानदान के प्रिंस थे। दादा एस.डी. बर्मन और मोहम्मद रफ़ी दोनों को संगीत से प्यार था। इस संगीत ने दोनों को मिलाया और उनके जीवन की दिशा बदल दी। एस.डी. बर्मन जहां राजघराने का शाही अंदाज छोड़ एक मामूली आदमी की तरह वर्षों बम्बई के लोकल में चले, तो रफ़ी साहब के बम्बई के शुरुआती साल काफ़ी मुश्किल भरे रहे। यहाँ ये बताना ठीक रहेगा कि एस.डी. बर्मन के मुकाबले मोहम्मद रफ़ी को बम्बई में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर। एस.डी. बर्मन और मोहम्मद रफ़ी के बीच एक और बड़ा फ़र्क था। मोहम्मद रफ़ी ने जहां लाहौर में बतौर गायक अपनी पारी शुरू की थी, तो एस.डी. बर्मन बम्बई आने के पहले कलकत्ता में एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र के रूप में अपनी विजय पताका फहरा चुके थे। बम्बई पहुंचने के बाद एस.डी. बर्मन की शुरुआत हुई एक बेहद बड़े बैनर फिल्मिस्तान की फिल्म शिकारी से, जो रिलीज हुई थी जनवरी 1946 में। ये भी एक सुखद संयोग है कि मोहम्मद रफ़ी को भी पहली बड़ी सफलता मिली इसी साल फिल्म जुगनू में। फिल्म रिलीज हुई थी 1947 में। 1946 का साल दोनों फनकारों के लिए लकी साबित हुआ। एस.डी. बर्मन और मोहम्मद रफ़ी पहली बार साथ आए फिल्म दो भाई में, जो आई थी 1947 में। इस फिल्म में एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने एक गाना गाया, लेकिन ये गाना जमा नहीं। चूँकि 1947 में रफ़ी साहब की फिल्म जुगनू हिट हो गई थी, इसलिए रफ़ी साहब का काम चल पड़ा और उनके पास एक के बाद एक गानों के ऑफर आने लगे। अब वापस आते हैं दादा एस.डी. बर्मन और मोहम्मद रफ़ी के संगीत के सफ़र पर। 1950 के मध्य तक दादा एस.डी. बर्मन गाने के लिए हेमंत कुमार, तलत महमूद और किशोर कुमार में से किसी एक को चुनते थे। फिल्म दो भाई के अरसे बाद एस.डी. बर्मन और मोहम्मद रफ़ी के साथ काम करने का सिलसिला शुरू हुआ 1957 में आई क्लासिक फिल्म प्यासा से।
ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है। प्यासा के बाद दादा को एहसास हुआ कि रफ़ी साहब उन गायकों में हैं जो अपने स्वर को जिस दिशा और धरातल पर चाहें मोड़ सकते हैं। अब रफ़ी साहब के रूप में उन्हें एक ऐसा गायक मिल गया था जो उनके हर सुर ताल को उनके अनुसार अपने गाने में ढाल सकता था। प्यासा के एक साल बाद 1958 में आई फिल्म काला पानी। हम बेखुदी में तुमको पुकारे। एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने इस गाने को ऐसे गाया कि चारों तरफ जादू छा गया। उतरा जो नशा तो हमने ये जाना। प्यासा के 7 महीने बाद दादा साहब ने ये साबित कर दिया कि प्यासा की सफलता बस एक बार मिलने वाली सफलता नहीं थी। अगर वो चाहें तो ऐसी सफलता बार बार दोहरा भी सकते हैं। बेखुदी में तुमको पुकारे। इस बार साहिल लुधियानवी दादा के साथ नहीं थे क्योंकि प्यासा के बाद दोनों के रास्ते जुदा हो गए थे। इस बार दादा के साथ थे सुल्तानपुर यूपी के शायर मजरूह सुल्तानपुरी, जिन्होंने आगे दादा के साथ एक लंबा सफर तय किया। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने एक डुएट भी गाया है। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। अच्छा जी मैं हरी चलूं ना। काला पानी के एक साल बाद 1959 में गुरुदत्त फिर एक फिल्म लेकर आए। फिल्म का नाम था कागज के फूल। देख ज़माने की यारी। मोहम्मद रफ़ी ने गुरुदत्त के लिए अलग तरह से गाना गाया, फिल्म प्यासा में भी और कागज के फूल में भी। रफ़ी साहब के इन गानों का अंदाज भी अलग है और इन गानों की रंगत भी जुदा है। मतलब की दुनिया है सारी। प्यासा में जैसे साहिल लुधियानवी ने अपनी शायरी से कमाल किया था, इस फिल्म में भी कमाल दिखाया शायर कैफी आज़मी ने। इस गाने में कैफी आज़मी की शायरी जैसे रफ़ी साहब के दिल तक जाती है और वहाँ से उनकी आवाज़ की भीतरी तहों तक जा पहुँचती है। काला पानी के बाद 60 के दशक के अंत तक एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने कई गाने गाए। जिन फिल्मों के लिए उन्होंने ये गाने गाए उनके नाम हैं इंसान जाग उठा, बम्बई का बाबू, काला बाजार, 9-2-11, 16वां साल, मंजिल, एक के बाद एक, बात एक रात की, मेरी सूरत तेरी आंखें, तेरे घर के सामने, बेनज़ीर, ज़िद्दी, कैसे कहूँ, गाइड, 3 देवियाँ और तलाश। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का बेवफा। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा। 70 के दशक में भी रफ़ी साहब ने दादा के लिए आराधना और गैम्बलर में गाने गाए। मेरा मन तेरा प्यासा। इन फिल्मों के कुछ गाने हिट नहीं हुए, कुछ हिट हुए और कुछ सुपर हिट। साथी न कोई मंजिल। ये गाना है फिल्म बम्बई का बाबू का। नायक उदास है, अकेला है। इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ अलौकिक प्रतीत होती है। पत्थर के देवता मिले। कशिश ऐसी कि सुनने वाले पर देर तक उदासी तारी रहती है। चला मुझे लेके है दिल अकेला कहाँ। इस फिल्म में रफ़ी साहब का एक और लोकप्रिय गाना है दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई।
इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। दीवाना मस्ताना हुआ दिल, दीवाना मस्ताना। अब आते हैं एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में गाए रफ़ी साहब के एक और खूबसूरत गाने पर। करियर के शुरुआती वर्षों में देवानंद की छवि एक उदास, खिन्न, ब्रूडिंग हीरो की हुआ करती थी, लेकिन 50 के दशक के बाद उन्होंने इस छवि से छुटकारा पाकर अपनी छवि एक खूबसूरत रोमांटिक हीरो की बना ली। 1960 में जब एस.डी. बर्मन के पास फिल्म काला बाजार आई तो उन्होंने देवानंद के लिए मोहम्मद रफ़ी को ही चुना। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान। ये गाना एस.डी. बर्मन के करियर के सबसे खूबसूरत गानों में से एक तो है ही, लोगों को भी ये गाना एक ताज़ी हवा के झोंके सा एहसास कराता है। मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली। नया प्यार पाने की खुशी में ऊटी की ऊपर नीचे होती वादियों में देवानंद जब भागते दौड़ते आवाज लगाते हैं तो मंजर बड़ा ही रूमानी हो उठता है। तारे चले नजारे चले। पर्दे पर ये कमाल सिर्फ और सिर्फ दादा बर्मन और रफ़ी साहब की जीनियस जोड़ी ही दिखा सकती थी। काला बाजार के इस खूबसूरत गाने को लिखा है बेहद टैलेंटेड गीतकार शैलेंद्र ने, जिनके लिखे गानों के दादा कायल थे। कहते हैं कि इस गाने को शैलेंद्र ने दादा को वक्त पर लिखकर नहीं दिया था। दादा को ये गाना तुरंत चाहिए था। जब देर बहुत ज़्यादा हो गई तो एक दिन दादा ने अपने बेटे पंचम को शैलेंद्र के पीछे लगा दिया और पंचम से कहा कि शैलेंद्र जब तक ये गाना ना दें घर नहीं लौटना। इसके बाद शैलेंद्र पंचम को साथ लिए दिन भर यूं ही बम्बई की सड़कों पर यहाँ वहाँ घूमते रहे, लेकिन गाने का एक शब्द भी नहीं लिख पाए। शाम ढली तो दोनों समुद्र किनारे पहुँचे। वहाँ चांद देख शैलेंद्र को कुछ सूझा। उन्होंने फटाफट कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा और पंचम को उसे सौंप अपना पीछा छुड़ाया। दूसरी सुबह दादा एस.डी. बर्मन ने पंचम को नींद से जगाया और पूछा, क्या शैलेंद्र दादा से गाने ले आए? बेटे आर.डी. बर्मन ने अपनी पैंट की जेब से मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा निकाल अपने पिताजी को सौंप दिया। उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, खोया खोया चांद, खुला आसमान। आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। इस फिल्म में रफ़ी साहब का एक बेहद सूदिंग सॉन्ग भी है। ऊपर वाला जान कर अनजान है। सप्तक में गाने के बावजूद रफ़ी साहब की आवाज़ बेहद मुलायम, बेहद सॉफ्ट, बेहद मखमली है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। फिल्म देखने वालों को लगता है कि गाना चलती ट्रेन में फिल्माया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि इस गाने को गुरुदत्त के स्टूडियो में कस्टमाइज्ड ट्रेन कंपार्टमेंट में शूट किया गया है। ट्रेन की सीटी की आवाज़ को जीनियस दादा ने बांस की बांसुरी से क्रिएट किया था। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एस.डी. बर्मन और मोहम्मद रफ़ी के कुछ और खूबसूरत गानों की और उनके जीवन के कुछ और अनछुए पहलुओं की। नमस्कार। प्यार का राग सुनो रे।